हेलो एवरीवन, ये मेरी पाइथन के बेसिक्स की रिवीजन की क्लास है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर में हमारे प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होंगे। तो ये ऑर्डर तीन तरीके के हो सकते हैं। वो ऑर्डर एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो, जैसे पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर तीसरा स्टेटमेंट। दूसरा तरीका हो सकता है सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो किसी डिसीजन के बेसिस पर परफॉर्म होंगे। कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इटरेशन या लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। तो जैसे सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस तो सिंपल है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। पहले इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा आता है सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें डिसीजन के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो कि 10th के बाद हमें अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी होती है। तो अगर हम सोचें कि हमारे साइंस में इतने नंबर आते हैं तो मैं 11th में साइंस ऑप्ट करूंगा। अगर साइंस में इतने नंबर नहीं आते तो मैं कुछ और ऑप्ट करूंगा, मे बी ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से इस टाइप का कुछ ऑप्ट करूंगा। तो वहां पे हम डिसीजन ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हम रियल लाइफ में भी डिसीजंस लेते हैं कि अगर ये हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे। कुछ इस टाइप का डिसीजन ही डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है कि कैसा फ्लो होगा। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जैसे हमें अपनी रियल लाइफ का भी एग्जांपल लें तो हम बहुत सारे काम बार बार रिपीट करते हैं। तो जैसे हम सुबह उठे, नाश्ता करने के बाद स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करके, फिर रात को खाना खाने के बाद सो के, फिर अगले दिन फिर हम वही सारी इंस्ट्रक्शंस रिपीट करते हैं। तो जो हम पहले दिन रिपीट किए फिर अगले दिन वो रिपीट कर रहे हैं। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें रिपीट करते हैं। तो जो हमारा लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस या आइट्रेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। जब तक एक कंडीशन फुलफिल होती रहती है तब तक वो रिपीट करते हैं। जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप के बाहर आ जाता है। अब हम इनको देखेंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन में। तो सिंपल स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हम कहें कि x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू 10 असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। ये एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं होते, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? ये एक बॉडी और हेडर के फॉर्म में होते हैं। इनमें एक बॉडी होती है और एक हेडर होता है। तो इसका जैसे सिंटैक्स देखें यहाँ पे, तो ये एक हेडर हो गया, हेडर के बाद ये हमारा एक कॉलन हो गया, फिर उसके बाद बॉडी हो गई। इसका जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो num1 प्लस इज इक्वल टू 2। तो अगर num1 ग्रेटर है तो num1 में हम 2 ऐड कर रहे हैं और उसके बाद num1 की न्यू वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो ये हमारा हेडर हो गया और ये हमारी बॉडी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। जब हमें पाइथन में एम्प्टी स्टेटमेंट, ये एक पास स्टेटमेंट होता है जो कि कुछ नहीं करता है और सीधे कंट्रोल जो होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर देता है। जब भी हमें पाइथन के सिंटेक्स में कोई पाइथन के सिंटेक्स के हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रिक्वायर होता है, लेकिन वहां पे हमें कुछ नहीं कराना होता, तो उस केस में हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, कि जैसे रियल लाइफ में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी पाइथन में हम प्रोग्रामिंग में डिसीजन ले सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा। तो ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, इफ एल्स, एलिफ या नेस्टेड इफ। तो ये सारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, इनके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका जो ब्लॉक होता है, जो उसकी बॉडी होती है, वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका सिंटेक्स होता है इफ के अंदर एक कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। ये बात इसमें ध्यान देने वाली है कि पाइथन में सभी वैल्यूज ट्रू होती हैं एक्सेप्ट
none, false, 0, empty collection and few other special values। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो जो उसका ब्लॉक था उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। ये num1 में हमने एक इंटीजर इनपुट कराया फर्स्ट नंबर, num2 में हमने सेकंड नंबर इनपुट कराया, फिर हमने देखा कि num1 अगर ग्रेटर देन num2 है तो प्रिंट करे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमने num1 में 5 इनपुट किया, num2 में हमने 3 इनपुट किया, तो इसने हमें आउटपुट दे दिया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि हमने जब कंडीशन ट्रू हुई तो उसने ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने कुछ नहीं किया, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पे लग गया। कभी कभी जैसे मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल दिया कि अगर हमारे साइंस पे इतने मार्क्स आते हैं तो हम साइंस ऑप्ट करेंगे, अगर साइंस पे इतने नहीं आते तो हम ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू हो रही होती है तो भी हम कुछ एक्शन ले रहे होते हैं, और कंडीशन अगर फॉल्स हो रही होती है तो भी हम कुछ एक्शन ले रहे होते हैं। तो इफ स्टेटमेंट केवल कंडीशन जब ट्रू होती है तो काम करता है, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती है तो उसमें कोई ब्लॉक नहीं होता, वो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो इसी केस के लिए जब हमें अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू ना हो, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस के लिए इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाली कंडीशन बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होती है। इसका जो सिंटेक्स है इफ, फिर इफ का जो कोड हो गया ब्लॉक हो गया, एल्स फिर एल्स का ब्लॉक हो गया। इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन थी, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद जो बाकी के हमारे वो हैं स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं इफ एल्स का। तो इफ एल्स में हमने फर्स्ट नंबर इनपुट कराया, num2 में सेकंड नंबर इनपुट कराया, तो num1 अगर num2 से ग्रेटर था तो हमने प्रिंट किया कि num1 इज फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और num2 अगर ऐसा नहीं था, मीन्स num1 num2 से ग्रेटर नहीं था, इसका मतलब या तो num1 num2 के बराबर होगा या num1 num2 से छोटा होगा। तो उस केस में हमने क्या प्रिंट कराया, फर्स्ट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड। तो इसका हमने आउटपुट जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नंबर में मान लीजिए हमने 5 इनपुट किया, सेकंड नंबर में 5 इनपुट किया, तो हमारा दोनों 5 आ गए, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हमारा इस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड। फिर दूसरी बार हमने रन कराया, तो फर्स्ट नंबर में हमने 6 इनपुट किया और सेकंड नंबर में हमने 10 इनपुट किया, फिर फर्स्ट नंबर में 6 और सेकंड नंबर में 10, तो भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसने हमें प्रिंट कराया फर्स्ट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड। फिर इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट आता है। तो जैसा हमने देखा कि अभी पिछले केस में अगर इफ की कंडीशन सही थी तो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, अगर इफ की कंडीशन सही नहीं होती है तो वो एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कई बार हमें लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं जिसमें केवल 2 केस नहीं होते, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो उस केस में हम इफ, एलिफ और एल्स का यूज करते हैं। तो इफ, एलिफ और एल्स में बहुत सारी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। तो इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स, इट चेक द कंडीशन फॉर एलिफ। तो अगर पहला इफ फॉल्स है तो वो एलिफ को चेक करता है, इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, और ये सारे इफ, एलिफ और एल्स में केवल एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, केवल एक ब्लॉक। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 मान लीजिए सब्जेक्ट के मार्क्स है 100 में इनपुट कराए, तो मार्क 1 किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, मार्क 2 किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, मार्क 3 किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। फिर हमने उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया, 3 सब्जेक्ट है उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया। फिर अगर परसेंटेज 75 से ग्रेटर है तो हमने प्रिंट कराया योर ग्रेड इज A+। अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो A, अगर परसेंटेज 45 से ज्यादा है तो B, अगर 33 से ज्यादा है C, और एल्स फेल अगर 33 से कम है। तो इस केस में
जैसे मान लीजिए जब हमने इसको, तो यहाँ पे देखिए इफ एक कंडीशन थी, फिर एलिफ एक कंडीशन, एलिफ एक कंडीशन, एलिफ एक कंडीशन और एल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हमें चेक करनी थी, तो उस केस में इफ, एलिफ और एल्स का यूज करते हैं। तो इसको जब हमने रन किया तो पहले सब्जेक्ट में 37 मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट में 33 मार्क्स, तीसरे सब्जेक्ट में 46 मार्क्स, तो इसका परसेंटेज आया 38.66। तो इसमें चेक किया तो 38.66 इसमें आएगा 33 से ग्रेटर, तो उसने ग्रेड प्रिंट कर दी सी। अब देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब हमें बहुत सारे एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी हमें कोई और कंडीशन चेक करनी होती कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, उस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। मतलब हमने एक कंडीशन चेक कराई, वो सही थी या गलत थी, सही थी, फिर मान लीजिए सही थी, फिर हमें चेक करानी है कि उसके बाद वो दूसरी कंडीशन चेक फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो उस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो जैसे हमने एक नंबर इनपुट कराया, फिर हमने चेक किया नंबर जो उसने इनपुट किया वो 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, या 0 से ग्रेटर है, इक्वल है तो हम कुछ काम करेंगे, अगर 0 से ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो मतलब वो निगेटिव है, तो हमने प्रिंट करा दिया निगेटिव नंबर। हमने 0 या हम ये केस देखते हैं जब वो 0 से इक्वल या ग्रेटर है। जब वो 0 से इक्वल या ग्रेटर है तो हमने चेक कराया कि क्या वो 0 है, अगर 0 है तो हमने प्रिंट करा दिया 0। फिर अगर 0 नहीं है मतलब वो 0 से ग्रेटर है, तो हमने प्रिंट करा दिया पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमने इफ के अंदर एक और इफ एल्स का यूज किया है, ये क्या है, नेस्टेड इफ। अब हम देखते हैं इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो जैसे एग्जांपल दिया था मैंने रियल लाइफ में कि हम लोग बहुत सारे काम रिपीट करते हैं, तो उसी चीज के लिए हम पाइथन में जब हम कोडिंग करते हैं तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स जब हमें बार बार एग्जीक्यूट कराने होते हैं, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। और लूप तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो लूप दो तरीके के हैं पाइथन में, पहला व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। तो व्हाइल लूप सबसे पहले हम देखते हैं, तो व्हाइल कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जब तक ये कंडीशन सही है तब तक लूप एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे था व्हाइल लूप, कंडीशन उसने चेक की, कंडीशन ट्रू थी, लूप की बॉडी में गया, फिर कंडीशन चेक की, फिर कंडीशन ट्रू थी, फिर बॉडी में आया। तो ऐसे ही चेक करता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम व्हाइल लूप के द्वारा। तो हमने नंबर 1 में एक नंबर इनपुट कराया, इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। तो और हमने फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें 1 असाइन कर दिया। तो व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो जब तक नंबर 0 से ग्रेटर है, ये कंडीशन हमारी हो गई। अभी नंबर क्या था जो यूजर ने नंबर इनपुट किया था, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट क्रॉस नंबर। यहाँ पे अभी फैक्ट की वैल्यू क्या थी 1, तो फैक्ट क्रॉस नंबर, नंबर जो यूजर ने नंबर इनपुट किया, और नंबर को हमने 1 से माइनस कर दिया, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1। अगली बार नंबर 1 हो गया 1 से माइनस, फिर वो नंबर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो जब तक नंबर 1 से ग्रेटर रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही 0 से कम हो या 0 के बराबर हो जाएगा, ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, और लूप एग्जीक्यूट बंद होने के बाद यहाँ पे वो फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर उसने 5 डाली तो फैक्टोरियल आ गया 120, और उसने पॉजिटिव जो इंटीजर था उसकी वैल्यू 10 डाली तो उसके फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं फॉर लूप। जो फॉर लूप होता है वो एक सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेशन में यूज होता है। सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, फॉर लूप उसके हर आइटम को रीड करेगा और चेक करेगा कि लास्ट आइटम आ गया कि नहीं। लास्ट आइटम आ गया है तो लूप से एग्जिट हो जाएगा, जैसे लास्ट आइटम नहीं आया तो फिर से वो बॉडी में जाएगा और फिर से चेक करेगा लास्ट आइटम आया कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाला हुआ है, और फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट 1,
यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट के। फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट वन प्रिंट ईच एलिमेंट कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये मैंने स्पेस दिया हुआ है ताकि ये एक रो में प्रिंट हो। तो यहाँ पे पहले उसने लिस्ट के पहले एलिमेंट को प्रिंट किया, फिर एक स्पेस दिया, फिर लिस्ट के दूसरे एलिमेंट को प्रिंट किया, फिर एक स्पेस दिया। इसी तरीके से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर दिया। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये तो हो गया लिस्ट का। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का। मान लीजिए str1 इज इक्वल टू प्रशांत, हमने ये एग्जांपल लिया। फिर इसमें हम देखते हैं फॉर ईच एलिमेंट इन str1 प्रिंट ईच एलिमेंट एंड इज इक्वल टू स्पेस। यहाँ पे हमने एंड कैरेक्टर क्या लिया है, स्पेस लिया है। तो पहले उसने p प्रिंट किया, एक स्पेस दिया, फिर r प्रिंट किया, एक स्पेस दिया, फिर a प्रिंट किया, एक स्पेस दिया। इसी तरीके से उसने पूरा प्रशांत प्रिंट कर दिया। अब हम देखते हैं रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर हमें प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रोवाइड करता है। इसका सिंटेक्स होता है रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है वो ऑप्शनल है, जो स्टॉप है वो मैंडेटरी है, और जो स्टेप है वो ऑप्शनल है। तो ये हमें एक रेंज सीक्वेंस ऑफ इंटीजर प्रोवाइड करता है। और इसके जैसे हम लिखते हैं लिस्ट रेंज 10, तो हमने यहाँ पे स्टॉप प्रोवाइड किया, स्टार्ट प्रोवाइड नहीं किया। जब हम स्टार्ट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है। तो यहाँ पे 0,10, इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट रेंज 0,10। 0,10 मतलब 0 से 10 से एक कम, मतलब 10 से कम तक की वैल्यू प्रिंट कराए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टेप की वो होती है 1। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई थी, वो डिफॉल्ट होती है 0। यहाँ पे हमने स्टेप की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, वो होती है 1। तो इसका मतलब है 0,10,1, मतलब 0 से 10 से पहले तक की, 10 से कम, और स्टेप क्या है 1। तो उसने ये प्रिंट करा दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट लिया, लिस्ट रेंज 2,10, मतलब 2 से स्टार्ट हो और 10 से पहले तक की, और स्टेप क्या होगा 1। तो मतलब 10 से पहले तक की स्टेप 1 है, मतलब 2 से लेके 9 तक ये वैल्यू प्रिंट करा देगा। हमने यहाँ पे लिया 0,30,5, मतलब 0 से 30 से पहले तक की, मतलब 30 को इंक्लूड नहीं करना है, और स्टेप क्या है 5। तो 0 के बाद क्या आएगा 5, फिर 10 15 20 25 30 इंक्लूड नहीं होगा। स्टेप की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो एक नेगेटिव सीक्वेंस जनरेट होता है। जैसे हम लिखें 0 से -9, हमें 0 से -9 जाना है, हमने स्टेप लिया -1, तो 0 -1 -2 -3, इसी तरीके से -8, -9 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है, लूप का हमारा जो कंट्रोल होता है उसको टर्मिनेट कर देता है और लूप से बाहर आ जाता है। तो जब भी हम लूप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो किसी कंडीशन पे लूप को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का हम किस केस में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। इसमें हम एक नंबर इनपुट कराया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, और उसके बीच में 2 से लेकर num -1 तक किसी से डिवाइड ना हो। तो यहां हमने एक नंबर इनपुट कराया, हमने फ्लैग 0 लिया। तो इफ num इज ग्रेटर देन 1, तो अगर num 1 से ग्रेटर है, क्योंकि प्राइम नंबर होगा तो 1 से ग्रेटर ही होगा, तो इफ num इज ग्रेटर देन 1, तो हमने इसको फॉर i इन रेंज 2, num डिवाइडेड बाई 2, ये हमने num डिवाइडेड बाई 2 तक लिया क्योंकि यहीं तक डिवाइड हो सकता है, इसके बाद तो खुद से ही डिवाइड होगा। तो हमने num बाई 2 तक से डिवाइड किया। इफ num रिमाइंडर i इज इक्वल टू 0, जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आया मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमने फ्लैग को क्या सेट कर दिया 1 और ब्रेक कर दिया। मीन्स ये 2 से स्टार्ट होके उसके हाफ तक, नंबर के हाफ तक अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया कंप्लीटली, तो हमने फ्लैग को 1 सेट कर दिया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, फॉर से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद अगर फ्लैग की 1 थी, फ्लैग की 1 मतलब यहाँ पे
किसी से वो डिवाइड हुआ, तो हमने कह दिया नम इज नॉट अ प्राइम नंबर। एल्स अगर फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है, मीन्स वो यहाँ पे नहीं, इस पार्ट में नहीं गया, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है। तो हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में हमने चेक किया कि अगर नंबर 25 हमने इनपुट किया तो 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमने नंबर इनपुट किया 31 तो 31 इज अ प्राइम नंबर, उसने हमें आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे ब्रेक का यूज हुआ। ब्रेक ने जैसे ही हमारा किसी कंडीशन के बेसिस पे जो कंट्रोल था वो लूप से बाहर ला दिया। तो ब्रेक क्या होता है, टर्मिनेट द लूप एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन या कंट्रोल टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। लूप को टर्मिनेट करता है और लूप जो भी हमारा कंट्रोल होता है उसको लूप से जस्ट बाद का जो स्टेटमेंट होता है वहां पे ला देता है। हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ब्रेक स्टेटमेंट था, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो हमारा कंट्रोल था वो लूप से बाहर ला रहा था। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब कोई भी कंडीशन फॉलो होती है और हम कंटिन्यू लिखते हैं तो वो कंट्रोल उसके बाद के स्टेटमेंट पे ना जाके फिर से कंडीशन चेक करने पे चला जाता है। हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो कॉजेज द लूप टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट इट्स कंडीशन प्रायर टू रीआइटरेटिंग। मींस फिर से उसकी बॉडी में जाने से पहले वो एक कंडीशन चेक करता है। तो हम यहाँ पे जैसे नम इक्वल टू 0 लिया हमने, जैसे हमें प्रिंट कराना है 0 से 6 तक, लेकिन हमें 3 प्रिंट नहीं कराना। हम चाहते हैं 3 की कंडीशन जैसे ही आए तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके में कंटिन्यू का यूज करेंगे। तो नम इक्वल टू 0 फॉर नम इन रेंज 6। तो नम इन रेंज 6 मतलब हमें इसमें 0 से 5 तक ये एग्जीक्यूट होगा। नम इक्वल टू नम प्लस 1, तो नम 0 था तो यहाँ पे नम क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। और इफ नम इक्वल टू 3 कंटिन्यू, अगर नम जैसे ही 3 आया तो उसे प्रिंट ना करे, कंटिन्यू चला जाए, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करे और प्रिंट नम है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दे। तो इस प्रोग्राम में जैसे पहले नम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स है, यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट करेगा 1। फिर अगली बार यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे उसके बाद चेक करेगा, फॉल्स है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2। यहाँ पे नम की वैल्यू होगी 2, यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यू। इसका मतलब अब ये सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब वो फिर से यहाँ पे चला जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। तो 3 वाले पे उसने कुछ नहीं किया, फिर से यहाँ पे चला गया। यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 4, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने वैल्यू क्या प्रिंट करी 4। इसी तरीके से 5 और 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर लास्ट में एंड ऑफ लूप प्रिंट होगा। तो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसी के साथ हम ये वाली क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं।